और लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। हम लोग का अवसर साहित्य पाठशाला पूरे देश में यह एक तरह से अलग प्रयोग है, जिसमें लोग लघु कथाएँ भेजते हैं और उस पर जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी जानकारी, अपनी समझ, अपनी सोच के हिसाब से कुछ बतलाने का प्रयास करते हैं। वे भी सीखते हैं, हम लोग भी सिखलाते हैं। एक दूसरे का सीखने सिखलाने का क्रम जारी रहता है। हम लोग को खुशी की बात है कि आज हमारे पटल पर योगराज प्रभाकर जी भी उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले उनसे पटना में मुलाकात हुई थी और लोग सर को नमस्ते, योगराज सर को प्रणाम। आवाज़ नहीं आ रही योगराज जी की। चलिए फिर उनसे बात होगी, जुड़ गए हैं। और अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। हाँ सर, आरंभ किया जाए। क्योंकि लगभग लगभग जितने रचनाकार का हमको पाठ करवाना है, लगभग उतने लोग जुड़ गए हैं। 2-4 लोग और बीच में जुड़ेंगे ही। और गार्गी राय आज की अध्यक्ष हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि हमारा ये जो अपना माइक को कृपया म्यूट कीजिए, किसी की आवाज़ आ रही है। माइक को म्यूट कीजिए, कोई किसी की आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारा प्रयास ये होता है। बागेश्वर जी का अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बागेश्वर जी अपना म्यूट किए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रयास ये रहता है कि लोग कहते हैं कि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, सबका महत्व एक होता है, आकार प्रकार से नहीं होता। हम इसको यथार्थ की ज़मीन पर लाना चाहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ लघु कथा सृजन में नहीं, बल्कि लघु कथा की किस तरह समीक्षा की जाए। भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन किस तरह से समीक्षा की जाए, उसका किस तरह से आकलन किया जाए और मंच का संचालन कैसे किया जाए, अध्यक्षता किस प्रकार किया जाए। तो इसमें भी नए और पुराने दोनों रचनाकार कुछ सीखे कुछ सिखलाएं। इस क्रम में आज हम युवा लेखिका गार्गी राय, जो बहुत दिनों का मतलब है कि एक लंबा समय तो हो गया उनकी लोक कथाएँ लिखते हुए। और लोक कथाओं में किसी की भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन महत्व तो सबका होता है। कहने का मतलब ये है कि वो उनकी जितनी भी लोक कथाएँ हम लोग के सामने आई है, उसमें अधिकांश लोक कथाएँ हमें प्रभावित करती रही हैं। और योगराज प्रभाकर जी तो हमारे मंच पर हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। हम उनकी भी एक लोक कथा सुनेंगे। और लेकिन सबसे पहले प्रथम सत्र में हम हमारा जो यह कार्यक्रम चलता है, उसके प्रथम सत्र में हम अध्यक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, उनकी रचनाशीलता पर, उनके व्यक्तित्व पर, और उन पर कुछ लोक कथाएँ जो मुझे प्राप्त होती है उस पर छोटी सी टिप्पणी हम देते, अपनी डायरी पढ़ते हैं। और उसके बाद हम दूसरे सत्र में अन्य रचनाकार जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी एक एक लोक कथा पाठ करेंगे। तो इस मायने से मैं सबसे पहले आपको बतला दूं कि जो सप्ताह भर लघु कथा, इसमें 2-4 मिनट लगेगा कि लघु कथा सप्ताह में जितनी भी लघु कथाएँ आई थी उसमें से 10 लघु कथाओं का चुनना बहुत कठिन काम था। यह काम गार्गी राय ने बड़ी ही गंभीरता से किया है। तमाम विवादों के बावजूद वे पूरे सप्ताह, इस सप्ताह के अध्यक्ष गार्गी राय जी के प्रति हम इसलिए भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। सचमुच बड़ा कठिन होता है किसी भी लघु कथाओं को पढ़ना, टिप्पणी करना, आलोचना करना और उसका फिर मूल्यांकन करना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने ख्यालात होते हैं। मूल्यांकन करने का अपना अलग अलग मापदंड होता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता है कि जिसका क्रम कम है या जो सूची में ना आए वह रचना बेकार है या सामान्य है। बस इतना है कि एक नज़र में अध्यक्ष को जो समझ में आई वह मूल्यांकन करते हुए आपके सामने वह संकेत दिया कि आपको एक बार अपनी तरफ से उस लघु कथा को अवश्य देख लेना चाहिए। यदि लेखक की नज़र में वह आपकी अपनी वह रचना अच्छी है, श्रेष्ठ है, कोई सुधार की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम किसी भी बात को हम मान ही लें, क्योंकि किसी भी रचना का सबसे बेहतर समीक्षक स्वयं लेखक होता है। योगराज प्रभाकर ने भी एक जगह कहा है कि लघु कथा जब हम लिखते हैं तो उसको एक अंतराल के बाद उसे हमें बार बार पढ़नी चाहिए, अपनी लघु कथा को अपने से पढ़नी चाहिए एक समीक्षक बनकर।
तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे, सुधार पाएंगे। क्योंकि किसी भी रचना का सबसे बेहतर समीक्षक स्वयं लेखक होता है, बशर्ते कि वे स्वयं अपनी रचनाओं के प्रति आत्मचिंतन करें, और यदि आपको सुधार की आवश्यकता महसूस हो तो आप उसी अनुरूप में उसमें सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि सीखने और सिखलाने की यह प्रक्रिया होती है। आगे आपका जैसा सुझाव होगा हम वैसा करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ी आलोचना और विस्तार से आलोचना करना अभी मंच पर बंद कर दिया है, क्योंकि 1 घंटा में मुझे 10 रचनाकारों की रचनाएं सुननी होती है। तो हम यहाँ पर टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में करेंगे। पाठशाला में तो हम लोग विस्तार से चर्चा करते रहे हैं और आप लोग उससे सहमत असहमत दोनों होते रहते हैं। फिलहाल हमने अध्यक्ष जी से कहा था, गार्गी राय जी से, कि अपनी दृष्टि से 10 श्रेष्ठ रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करें क्रमवार से। उन्होंने जो क्रम दिया है वह नीचे प्रस्तुत है, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी उत्कृष्ट समीक्षा और समय देने के लिए हम अध्यक्ष गार्गी राय जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और सभी रचनाकारों की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि वे सफलतापूर्वक उन्होंने अपना यह पूरा सप्ताह गुजारा। इन रचनाओं में जो उत्कृष्ट लघुकथा के रूप में हमारे सामने उन्होंने जो 10 नाम भेजा है, पूरे देश भर से लगभग 40 से अधिक लघुकथाकार शामिल हुए और उतनी ही लघुकथाएँ आई। तो उनमें से 10 लघुकथाओं को चुनना बड़ा कठिन काम था, फिर भी उन्होंने दिया है। उसमें है पहला मांग गोविंद भारद्वाज का, दूसरा है डॉक्टर अनीता पांडा के दान पात्र, तीसरा है जयंत कुमार का मंच का मोह, चौथा सपना चंद्रा का ड्रेस कोड, पांचवा डॉक्टर अभिषेक का मेरी माँ, छठा नलिनी श्रीवास्तव कन्या कलेवर, सातवां सिद्धेश्वर का दिखावा, आठवां विनोद प्रसाद का कुत्ते की मौत, नौवां बालेश्वर गुप्ता के घर की मालकिन और 10वां निर्मल कुमार डे का पगार। और इस पूरे सप्ताह ऋचा वर्मा भी जुड़ गई हैं, अभी उनका नाम ही लेने जा रहे थे। और इस पूरे गार्गी राय पूरे सप्ताह की अध्यक्षता किया और प्रभारी रही हमारी ऋचा वर्मा जी, जो अभी तुरंत जुड़ी हैं। अब हम गार्गी राय के बारे में छोटी सी जानकारी दे दें। उनका बहुत बड़ा परिचय हम देना भी नहीं चाहते, कोई समय भी नहीं है, लेकिन यह बतला दें कि गार्गी राय जी, जिनका निवास पटना है, इनकी गद्य पद्य दोनों में लिख रही हैं। एक कविता और 4 लघुकथा के साझा संग्रह में उनकी रचनाएं आई है और कई मंचों से सम्मान प्राप्त और समाचार पत्रों में लघुकथाएं उनकी प्रकाशित होती रही है। उनकी जो हमें 2, 4, 5 लघुकथाएं प्राप्त हुई थी, उस पर हमने छोटी सी डायरी लिखा है, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि उनके व्यक्तित्व कृतित्व के साथ आपको थोड़ा परिचय हो सके। उसके बाद गार्गी राय जी अपनी 3 लघुकथाओं के यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लघु कथा के छोटे कलेवर में भी सकारात्मक दृष्टि रखती है गार्गी राय। अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, पुलिस की हैवानियत, दान दहेज आदि इस तरह के ढेर सारे विषय लघु कथा के केंद्र में रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी विसंगतियाँ व्यक्ति और समाज की देन है, और लघु कथा हो या साहित्य की कोई भी विधा, विसंगतियों पर प्रहार करना उसका पहला धर्म होता है। और इस धर्म को निभाने में साहित्यकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, खासकर लघु कथाकारों ने। विषय एक होते हैं, लेकिन उसे देखने की दृष्टि प्रत्येक रचनाकारों की अलग अलग होती है। लगभग एक तथ्य पर होते हुए भी ढेर सारी रचनाएं अलग अलग मौलिक चिंतन लिए हुए होती है। संवाद, अदायगी और प्रस्तुति का ढंग रचना को मौलिक बनाती है। आज के अधिकांश कवि हो या फिर लघुकथाकार यहीं पर चूक जाते हैं और फिर उनकी रचना अच्छी होते हुए भी बोझिल प्रतीत होने लगती है। मुझे प्रसन्नता है कि युवा रचनाकारों के बीच गार्गी राय अपनी मौलिक पहचान लेकर उभर रही हैं। यथार्थवादी सच्चाई की वह जीवंत लेखिका है। कविता हो या लघु कथा, गार्गी राय की रचनाओं में संवाद, अदायगी, एक विषय वस्तु के ख्याल से तटकापन नजर आता है और यही जीवंतता उनकी पहचान बनकर उभर रही है। गार्गी राय की एक लघु कथा है सूर। आम विषयों से हटकर जाति धर्म के आधार पर शैक्षणिक बंटवारा किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई को बाधित करती है, उसका जीवंत उदाहरण उनकी इस लघु कथा में देखी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि लघु कथा सकारात्मक ही हो, क्योंकि बहुत सारी लघु कथाएं निष्कर्ष नहीं निकालते बल्कि समस्या छोड़ जाती है पाठकों को सोचने समझने के लिए। लेकिन गार्गी राय इस सिद्धांत से थोड़ी हट कर चलती हैं। उनकी लघु कथा सृजन की यह अतिरिक्त विशेषता मानी जा सकती है। तभी तो लघु कथा का अंत इस पंचलाइन से उनका होता है। कमली की बातों से विस्मित रेशमी मैम ने उसे समझाते हुए कहा, तू डर मत,
देखती हूँ कौन तुझे रोकेगा। कल से तुम दोनों के बच्चे आएंगे। जब विद्यादायिनी माँ ने अपने ज्ञान का बंटवारा वर्ण के आधार पर नहीं किया तो हम और तुम कौन होते हैं बांटने वाले। हालांकि लघु कथा का अंत यहीं हो जाता तो बेहतर था कि इसके बाद यह लिखने की कई आवश्यकता नहीं होती है जो लघु कथा में लिखी गई है कि आसन्मित कमली के गले में बैठी सरस्वती फिर से गुनगुनाने लगी, साथ ही झाड़ू भी सुर पर थिरकने लगी। हालांकि आज भी मुख्य धारा के कई लघु कथाकार, इसमें कमल चोपड़ा हो सकते हैं, सुकेश साहनी हो सकते हैं, अशोक भाटिया हो सकते हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जो इन बातों को दरकिनार कभी कभी कर भी देते हैं। आज की मुख्य धारा के कई लघु कथाकार अपनी रचना के पंच लाइन के बाद कोई ना कोई टिप्पणी देना नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए इसे हम लेखक की मौलिक दृष्टि और मौलिक लेखन की अपनी विशेषता मान रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस युग में पत्र पत्रिकाओं की क्या स्थिति है, इन बातों को बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनी लघु कथा में समेटने का प्रयास किया है गार्गी राय ने। अपनी इस लघु कथा में जब पत्रिका पुस्तक की दुकान पर कटाक्ष मारते हुए कहता है, चाचा ने अपनी बातों को विस्तार दिया, मेरा बड़ा बेटा तो साफ कह दिया, अब आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी, अपनी किताबें रद्दी में बेचो और मुझे फास्ट फूड की दुकान चलाने दो, मैं बाजार का नब्ज पकड़ता हूँ, देखना ग्राहक कैसे टूटते हैं। लेकिन इसके जवाब में लेखिका सकारात्मक संदेश दे जाती है, तो क्या आज से मेरी प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें या पत्रिकाएं। आश्चर्य से रमेश के शब्द गले में ही अटक गए। हाँ बेटा, जब फास्ट फूड के खरीदार पाठकों पर भारी पड़ने लगेंगे तो मेरे जैसी दुकानें तो बंद होंगी ना। यानी नकारात्मकता को हम सकारात्मकता में कैसे बदल सकते हैं, इस ओर गार्गी राय की लोक कथाओं में अधिक हस्तक्षेप दिखता है और उनके इस तरह का प्रयोग, प्रोत्साहन, राधिका उत्सव आदि कई लोक कथाओं में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लघु कथा के छोटे कलेवर में भी सकारात्मक दृष्टि रखती है गार्गी राय। यह हमारी छोटी सी डायरी थी गार्गी राय की लोक कथाओं पर। हम इससे ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कहें कि आज लघु कथा सम्मेलन है और समीक्षाएं कम, लघु कथा पाठ अधिक होगा। हम सबसे पहले प्रथम सत्र में हम आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि गार्गी राय जी को, उनकी 3 लघु कथाओं के साथ। हमारे मंच पर आज सौभाग्य की बात है कि योगराज प्रभाकर जी उपस्थित हैं। यदि वे उनकी लघु कथाओं पर कुछ टिप्पणी दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। आगे तो हम उनकी लघु कथाओं पर कह ही चुके हैं। गार्गी राय जी। मंच को नमन, आदरणीय सिद्धेश्वर सर को नमन, योगराज सर को नमन और सभी सुधीजनों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। मेरी एक छोटी सी लघु कथा है जिसका शीर्षक है ऐब। शंभू बाबू ने निर्विरोध चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि हमारा समाज आज भी ईमानदार और कर्मठ चरित्र को पसंद करता है। शंभू जी की प्रशंसा करते प्रभुनाथ ने अपने मित्र गोरख से कहा, जिला स्तर की राजनीति में तो जीत गए, लेकिन सुना है राज्य स्तर के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन देखना, शंभू बाबू आगे फेल हो जाएंगे। गोरख ने अपनी बातों को विस्तार देते हुए कहा, ऐसा क्यों? उन्हें तो सभी पसंद करते हैं और जीतने के लिए तो मात्र 12 वोट ही चाहिए। प्रभुनाथ ने कौतूहलवश अपने मित्र से पूछा। अपने ऐब के कारण? गोरख ने गंभीरता ओढ़े हुए 2 टूक कहा। स्पष्ट करो भाई। प्रभुनाथ ने मन में उठ रहे अनेकों प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा। गोरख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब एक वोट 25 लाख में बिकने लगेंगे तो वहां शंभू बाबू की ईमानदारी ऐब उन्हें ले डूबेगी। धन्यवाद। मेरी दूसरी लघु कथा है जिसका शीर्षक है श्राद्ध का उत्सव। श्राद्ध के दिन तुम क्या पहनोगी? सफेद कुर्ती ही ना? पिंकी ने उतावली होकर अपनी चचेरी बहन महिमा से पूछा। कुछ निराश होते हुए महिमा ने कहा, नहीं यार, मम्मी बोल रही है अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, सफेद पहनना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। ऑफ व्हाइट या बेज कलर की कुर्ती पहन लो। तभी चाची ने सभी को दुनियादारी का पाठ पढ़ाते हुए कहा, सभी ने तैयारी पूरी कर ली है, कल तक सब मेहमान आ जाएंगे। रिंकी भी अमेरिका से आ जाएगी। बेस्ट फोटोग्राफर को मैंने फोन कर दिया है। एक जैसे कपड़े और मेकअप हो तो फोटो अच्छा आता है। समीप बैठी मरमाहत दादी सबकी बातें सुनकर
मन ही मन भुनभुना रही थी, काश सभी लोग बीमार दादाजी से जीते जी ही मिल लिए होते और एक लोटा पानी का सुख दे देते तो आज उनकी आत्मा अतृप्त नहीं जाती। इस गलतफहमी, इस गहमा-गहमी में दादाजी तो पीछे छूट गए हैं, चारों तरफ बस रहा है तो केवल श्राद्ध का उत्सव। मेरी तीसरी लघु कथा है खरीदार। अरे चाचा, किताबें और पत्रिकाएं तो ऐसे समेट रहे हो जैसे अपनी दुकान ही बंद कर रहे हो। रमेश ने मजाकिया लहजे में किताब दुकानदार से कहा। ठीक समझ रहे हो बेटा, एक समय में 5 सदस्यों वाला परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से चलता था, लेकिन आज इस मोबाइल युग में किराया तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब पाठकों की संख्या बहुत कम हो गई है, जो 2-4 बचे हैं वह भी मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। चाचा ने अपनी बातों को विस्तार दिया। मेरा बड़ा बेटा तो साफ कह दिया है, अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अपनी किताबें रद्दी में बेचो और मुझे फास्ट फूड की दुकान चलाने दो। मैं बाजार का नब्ज पकड़ता हूँ, देखना ग्राहक कैसे टूटते हैं। बेटे ने बड़ी रौब और आत्मविश्वास से कहा, परंतु मैं अपनी आंखों के सामने एक सुनहरे दौर को जाते हुए देख रहा हूँ। चाचा ने नम आंखें और भर्राए गले से अपनी बात पूरी की। तो क्या आज से मेरी प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें और पत्रिकाएं? आश्चर्य से रमेश के शब्द गले में ही अटक गए। हाँ बेटा, जब फास्ट फूड के खरीदार पाठकों पर भारी पड़ने लगेंगे तो मेरी जैसी दुकानें तो बंद होगी ना। चाचा ने कटाक्ष के साथ अपनी बात पूरी की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, लघु कथा आप संवाद के माध्यम से जो प्रकट करती है बड़ा प्रभावकारी होता है और समय भी कम लगता है। चूँकि आप लघु कथा आपकी लघु में भी लघु है, तो मैं चाहूँगा समय आप बहुत कम समय में तीनों लघु कथाएँ पढ़ दी, जिसमें कोई तो 2 ही लघु कथा, 1 ही लघु कथा पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको यह स्वतंत्रता देता हूँ कि आप चाहें तो 2 लघु कथाओं का और पाठ कर सकती हैं। सर, आप पहले से बोले नहीं थे तो 3 ही लिखे हुए थे। 1 मिनट कोई में बात नहीं, यदि आपको आपके देखना पास है तो आप देख लीजिए। हाँ। और मैं अच्छा। योगराज एक प्रभाकर जी लघु- से मैं तब तक कहूँगा कि नहीं, मिल गया आप सर। तैयार रहेंगे। हाँ हाँ, आप पढ़ दीजिए पहले। एक लघु कथा का शीर्षक है बसेरा। आहा, मिल गया। हम सभी इसी घने पेड़ में बसेरा बनाएंगे। मैना ने उतावला होकर मैनी से कहा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। पेड़ ने दोनों की बातें सुनकर जवाब दिया, लेकिन क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति भी हमारे साथ को ऐसे ही बनाया है। जहाँ तुम वहाँ हमारी प्रजाति। क्या हमारा रहना तुम्हें पसंद नहीं भैया? मैनी ने उदास होते हुए पेड़ से कहा। एक लंबी सांस भरते घने पेड़ ने कहा, नहीं नहीं चिड़िया रानी, तुम्हारा रहना तो हमें बहुत पसंद सुहाता है। तुम्हारा चहकना मेरा अकेलापन दूर करता है। तुम्हारे बच्चों को अपने आगोश में बढ़ते देखना एक सुखद अनुभूति है। परंतु क्या भैया? चिड़िया ने आश्चर्य से पूछा। पेड़ ने रूंधे गले से कहा, सुना है कल से सड़क चौड़ीकरण होगा। धन्यवाद। मेरी चौथी लघु कथा थी। क्या बात है, एक लघु कथा और आप, उसके बाद ये योगराज बहुत प्रभाकर सुंदर लघु कथा, गार्गी जी बहुत सुंदर लघु कथा है। क्या जी बात है। सर, बहुत बहुत जब धन्यवाद सर। चलिए बहुत भाई, आभार। मैं वीडियो पे नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक पार्टी में बैठा हूँ। आपकी आवाज़ ही मेरे लिए बहुत काफ़ी होगा। आपका आशीर्वाद हाँ, उनको सर। मिल गया, उनको मुझे धन्य हो लघु गई। कथा इसलिए पसंद आई, गार्गी जी। जी सुनिए, जी सर। हमारी लघु कथाओं में कल्पना का जो तत्व है ना, बहुत कम होता जा रहा है। जी। एक आम इंसान और एक लेखक में उसकी भाषा का ही अंतर होता है, उसकी कल्पना शक्ति का ही अंतर होता है। जी कल्पना सर। शक्ति जो है ना, वो आम व्यक्ति में नहीं होती है, एक रचनाकार में होती है। और कल्पना शक्ति आपकी इस रचना में मुझे लगी और जी सर। इसलिए मुझे बहुत आभार अच्छी लगी। सर। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी आभार बहुत सर। बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी कि आप सहज रूप से हमारी बात को स्वीकार हाँ। करते हुए और गार्गी जाए जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं, उनकी लोक कथा पर आपने बहुत ही बेबाक और बढ़िया टिप्पणी दी। एक सलाह। जी सर। मैना मैनी नहीं, ये गलत है। मैना मैनी नहीं जी। मैना जो होती है वो मेनली जो होती है वो फीमेल पक्षी होती है। जी। तो उसकी जो जोड़ी है वो तोते के साथ बनती है। आप इसके ऊपर अच्छा। विचार करिएगा। मैनी नहीं होता, मैनी कुछ नहीं होता। जी जी सर, है हम ना? सुधार करेंगे सर। आभार सर। अरे भाई, हम एक दूसरे के साथ हम सभी अपने हैं, तो एक दूसरे को खुल के बात कह सकते हैं नहीं ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल इसीलिए सर, तो आप मंच इतनी है। व्यस्तता में भी आप समय निकाले सर, हम कृतज्ञ हैं। नहीं, मैं आज जी। व्यस्त नहीं हूँ, मैं तो पार्टी में हूँ।
हाँ सर, तभी तो बोले हैं पार्टी में उसके है, बावजूद समय दे उसके रहे हैं। बावजूद भी आपके टिप्पणी बड़ा महत्व रखी है आज जी गार्गी राय सर, के लिए भी। ठीक है गार्गी राय जी। जी, आप एक और लोक कथा पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, मेरी एक और लघु कथा का शीर्षक है स्वाभिमान। कॉटन रुमाल और जुराबे ले लो, कॉटन रुमाल और जुराबे ले लो। अरे देख ना यार, 80 बरस की तो होगी बुढ़िया, डंडे बिना चल भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी ट्रेन में रुमाल बेच रही है। हाँ यार, मुझे तो इस पे दया आ रही है। ओ अम्मा, ये लो 5 रुपए, कुछ खा लेना। नहीं बेटा, रुमाल ले लो, 20 रुपए का है। कुछ कम कर दो ना अम्मा, 20 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं बेटा, 20 रुपए ही लूंगी। तेवर देखो अम्मा के, 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं, रुमाल बेचकर एहसान कर रही है। तुम पर तो नहीं बेटा, लेकिन खुद पर एहसान कर रही हूँ। कम से कम भीख तो नहीं मांग रही हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। योगराज प्रभाकर जी, यदि आप 2 शब्द और बोल सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी लघु कथा है, सार्थक संदेश है इसका। जी, इसका आभार संदेश सर। सार्थक है, इसलिए अच्छी लगी लघु कथा। आभार सर। और बिल्कुल कसी हुई और सदी हुई लघु कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगराज प्रभाकर जी। आप तो चाहे तो घंटों बोल सकते हैं लोक कथा के ऊपर, आप लोक कथा के विद्वान हैं और एक सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। आप पता नहीं किस पार्टी में हैं, यदि अब आप मेरे पता नहीं हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं चाहता था कि आप भी एक लोक कथा पढ़ देते तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता। बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। मैंने हमेशा इनकार किया, लेकिन आज पढ़ूंगा। तो मैं आपसे आपको ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं और एक लोक कथा आप पढ़ें, ताकि उस पर आज टिप्पणी देंगी हमारी अध्यक्ष गार्गी राय जी। सर के लघु कथा ही हमको क्यों फंसा रहे नहीं, कुछ नहीं आप डरती को है पूरे सप्ताह। शायद मैं पढ़ता हूँ। हाँ, आपका स्वागत है। मुझे लघु कथा पढ़ने का शौक नहीं है, आपने देखा होगा मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आप आज पढ़ रहे हैं हमारे मंच पर। जी, मेरी लघु कथा का शीर्षक है अनसुना गीत। जी। बस स्टॉप की बेंच पर एक वृद्ध अक्सर बैठा दिखाई देता था। बदन पर हल्का कुर्ता, हाथ में लकड़ी की एक छड़ी, आंखों में शायद कोई इंतजार। मैं रोज वहां से गुजरता, उसे देखता, मगर कभी रुकता नहीं था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, मोबाइल में डूबे चेहरे, किसी के पास ठहरने का वक्त ही नहीं था। कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, कुछ थोड़ी देर ठहर कर उसे देखते और सिर झटक देते, और कुछ अपने कानों में ईयरफोन लगाकर उसकी उपस्थिति से ही अनजान बने रहते। मैं कई दिनों से उसे वहीं बैठे देख रहा था, कभी सुबह कभी शाम। हर समय वह वहीं बैठा मिलता। आज भी वहीं बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके किसी अनकही उदासी की तरह बह रहे थे। लोग छतरियां थामे तेजी से भाग रहे थे। वह कुर्सी पर बैठा था, उसका कुर्ता भीग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आखिरकार मैं ठिठक गया। मैं उसके पास गया और झिझकते हुए पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? उसने एक गहरी ठंडी आह भरी, फिर धीमे से स्वर में बोला, इसलिए बैठता हूँ बेटा, ताकि कोई तो मुझसे इसका कारण पूछे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आप भी एक सकारात्मक संदेश दे जाते हैं अपनी। अब आपका पंच लाइन का तो कोई जवाब नहीं। आप स्वयं पंच लाइन के महत्व को आप बताते रहे हैं और अपनी लोक कथाओं में भी इसका उपयोग करते हैं, और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया है। और उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इस समीक्षा मैं बहुत विस्तार से नहीं दे पाने की मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके लोक कथा पर हमारे आज के अध्यक्ष गार्गी राय जी संक्षिप्त टिप्पणी दें। क्या बोलूं सर, हम तो एकदम निशब्द हैं और पूरा प्रवाह में ये लघु कथा सुनते सुनते और लास्ट में तो एकदम रोंगटे खड़ा हो गया। और आज के समाज का वो उदासीनता, प्रेम आपस में खत्म होना, एक दूसरे की केयर नहीं लेना, वो सब कुछ दिखा गया इतना ही देर में। तो एकदम अद्भुत और ये सीखने वाली लघु कथा, जिसको पढ़ के सुन के हम लोग भी परिष्कृत हो सकते हैं, वैसी लघु कथा। सर की लघु कथा पे बोलना तो क्या बोलूं मैं। चलिए, आपने जितना बोला बहुत है,
और जी इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने त्वरित समीक्षा भी बहुत बढ़िया ढंग से दिया। इतना बढ़िया त्वरित समीक्षा तो मैं भी नहीं दे सकता। बावजूद मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे सप्ताह अध्यक्ष भूमिका जितनी ईमानदारी, निर्भीकता और मेहनत और परिश्रम से किया है, बहुत कम लोग इस तरह कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग औपचारिकताएं सिर्फ निभा कर रह जाते हैं, और योगराज प्रभाकर आज हमारे मंच पर आकर निश्चित तौर पर हमारे मंच को, आज के इस गोष्ठी को उन्होंने यादगार बना दिया है। उम्मीद नहीं थी कि अपनी व्यस्तता में वो समय देंगे कि नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह लघु कथा सम्मेलन है। मैं तो चाहूँगा कवि सम्मेलन में भी वो आएँ, अपनी गज़लों का पाठ करें, चूँकि वही गज़ल भी बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग को अच्छा लगेगा। और हम लोग यह मान के चलते हैं कि हम संख्या पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते कि कितने अच्छे अच्छे रचनाकार को, हम नए पुराने रचनाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास करते हैं, उनकी रचनाओं को सुनते हैं, क्योंकि हमारा मकसद भी नहीं है सिर्फ भीड़ जुटाना, और हम एक सार्थक कार्य करें, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इस मायने से योगराज प्रभाकर जी, जो लघु कथा के सशक्त हस्ताक्षर हैं, लघु कथा कलश के संपादक हैं, आज हमारे बतौर मुख्य अतिथि हमारे मंच पर हैं। हम उनका बहुत अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए अतिरिक्त धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। अक्सर लघु कथाएँ वास्तव में नहीं पढ़ते हैं, आज उन्होंने लघु कथाओं का पाठ करके आज हमारे इस लघु कथा सम्मेलन को उन्होंने सार्थक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। और अब हम दूसरे सत्र का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारे मंच पर जितने जो भी रचनाकार सबसे पहले उपस्थित हुए हैं, उनमें से हम 10 रचनाकारों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनकी एक एक लघु कथाएँ हम सुनेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले जो गार्गी राय और योगराज प्रभाकर के पास जो सबसे पहले जुड़े हैं, वे हैं वर्षा अग्रवाल जी। वर्षा अग्रवाल जी आएँ, और जो भी रचनाकार आएँ सिर्फ ये बतलाएँ, लघु कथा का शीर्षक 2 बार बोलेंगे, और कहाँ से वो उपस्थित हैं ये केवल बतलाएंगे। वर्षा अग्रवाल जी, आप आमंत्रित हैं। और मैं बतला दूं कि समीक्षा तो वो हमेशा करती नहीं है, पूरे सप्ताह अध्यक्ष टिप्पणी करती नहीं है गार्गी राय जी। तो यहाँ पर चूँकि अधिक से अधिक लघु कथाएँ पढ़ सके, यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में बोलेंगी, प्रत्येक लघु कथा के बाद 1-2 मिनट। वर्षा अग्रवाल जी। दिख नहीं रही है सर, दूसरे को बुला लीजिए। अच्छा, वो कभी नहीं, तो कुछ व्यस्तता में है वो, लेकिन हालांकि जुड़ी हुई हैं, मैं तब तक बताता। उसके बाद जुड़े हैं अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन यदि मंच पर हो तो कृपया हमारे सामने आए मंच पर, और इस तरह बैठे कि हम उनकी पूरी तस्वीर देख सके। हमेशा उनको हम आधा ही देख पाते हैं। और थोड़ी दूर हो जाइए, थोड़ी सी और दूर हो जाइए, आपकी आवाज़ बिल्कुल आएगी, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद रहती है। अनिल कुमार जैन जी हमारी संस्था के स्थायी सदस्य मानते हैं उनको, प्रत्येक गोष्ठी में उपस्थित रहते हैं, चाहे कवि गोष्ठी हो, चाहे लोक कथा सम्मेलन हो। हम अनिल कुमार जैन को आमंत्रित करते हैं। जी, आदरणीय सिद्धेश्वर सर और योगराज सर जी को प्रणाम, और हमारी अध्यक्ष, बहन अध्यक्ष महोदया गार्गी राय जी को सादर प्रणाम। आदरणीय मंच को नमस्ते। आप ये बोल के चलिएगा कि आप कहाँ से उपस्थित हैं। मैं भूल गया, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान, रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ, और मैं अपनी लघु कथा का पाठ करता हूँ। किसी काम का नहीं, शीर्षक का नाम है किसी काम का नहीं। जिला स्तर के अधिकारी मृदुल जी की सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह चल रहा था। संचालनकर्ता ने मृदुल जी का परिचय देते हुए उनकी ईमानदारी से कार्य करने के गुणों का खूब बखान किया। परिचय में यह भी बताया कि उनकी सेवावधि में मृदुल जी की पोस्टिंग 34 स्थानों पर रही है। यह सुन प्रशिक्षु अधिकारी शिव कुमार ने पास बैठे अपने एक बड़े अधिकारी से पूछा, सर, मृदुल सर की इतनी तारीफ हो रही है, पर ये क्या 34 स्थानों पर पोस्टेड रहे? बड़ा अधिकारी बोला, शिव, मृदुल जी बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे हैं। ये किसी की भी नियमों के विपरीत बात नहीं मानते थे। दोनों अधिकारियों की बातें सुन रहे पास में बैठे एक अन्य अधिकारी ने कहा, मैं इनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे याद है कुछ समय पहले एक राज्य मंत्री ने मृदुल जी को नियमों के विरुद्ध काम बताया था,
मर्दुल जी ने बिना भय के उनके कार्य करने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि मर्दुल जी के विरुद्ध जांच बिठा दी गई और मर्दुल जी पाक साफ निकले। आज के युग में मर्दुल जी का जैसे ईमानदारों का काम करना बड़ा कठिन है, इसलिए इनके बार बार ट्रांसफर होते रहते थे। बड़ा अधिकारी फिर बोला, चलो चलते हैं, कार्यक्रम तो पूर्णता की ओर है। हाँ, एक बात और बोलूं, इन्हें थोड़ा लचीलापन रखना चाहिए था। अब एक आज की युग के अनुसार तो मर्दुल जी किसी काम के नहीं थे। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। और अध्यक्ष टिप्पणी 2 शब्दों में हमारे अध्यक्ष महोदय गार्गी राय जी। आदरणीय अनिल जी, आप तो एक अच्छे लघु कथाकार हैं। इसके पहले भी आपकी कई लघु कथाएं पढ़ चुके हैं। ये जो आपने पटल पे डाला है उससे इतर ये लघु कथा है। त्वरित तो टिप्पणी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कुछ भ्रष्टाचार को दिखाती हुई लघु कथा है। बहुत अच्छी लघु कथा है जो आज के समाज को दिखा रही है कि कैसे एक ईमानदार आदमी व्यवस्था का शिकार बन के रह जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आखिरी पंक्ति थी आपकी, जितना मैंने तुरंत सुना उतना, वो शायद हट जाता तो ज्यादा प्रभावी होता। जो सबसे आखिरी पंक्ति थी, आखिरी के ऊपर वाला आपकी मार्मिकता ज्यादा दिख रही है, ज्यादा प्रभावी दिख रही है। ठीक जी, मेरे हिसाब से। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में आपने बढ़िया टिप्पणी दिया है और अनिल कुमार जैन जी लगातार सृजनरत हैं और मैं दे रहा हूँ पोते पोती के साथ योगराज प्रभाकर जी खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देख के कि बताइए घरेलू दोनों साहित्य और परिवार दोनों को एक साथ किस तरह संभालते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम अब बढ़ते हैं। वर्षा अग्रवाल जी का अभी नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, फ़ोन की थी तो थोड़ी देर बाद वो जुड़ेगी। थोड़ा सा नेटवर्क का काम नहीं कर रहा है, तो हम अनिल कुमार जैन जी के बाद आमंत्रित करते हैं सुधा पांडे जी को, जो पटना से हैं, और उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। सभी साहित्यकारों को मेरा नमन है। मेरी लघु कथा है लोकोक्ति पर आधारित, खाली दिमाग शैतान का। देखो, दिन भर की दिनचर्या राशि की बहुत खराब है। दिन को रात और रात को दिन बना देती है। पढ़ाई समाप्त हुई है, सब बच्चे प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, अपने कैरियर की चिंता में है। राशि अपने में मस्त है, अपने शुरू की पढ़ाई से ही बेफिक्र रहती है। मोबाइल लैपटॉप में कुछ कुछ देखती रहती है, ज्यादातर तो फालतू बातें ही देखती है। उसका कहना था, अधिक नंबर जो लाते हैं दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो मैं भी कम नंबर लाकर भी उसी कक्षा में जाती हूँ। फिर अधिक और कम मेहनत से क्या फायदा। लेकिन फालतू वीडियो यूट्यूबर बनना पसंद करती है। अम्मा धीरे से राशि से पूछती है, क्यों अकेले बैठी रहती हो, क्या सोचती हो। राशि अपने में व्यस्त है, नौकरी की तरफ ध्यान ही नहीं जाती। अम्मा कहती है, खाली दिमाग शैतान का चरितार्थ होता है। जब कोई काम नहीं होता तो मानव का मन शैतानी में लग जाता है, उलूल जुलूल की बातों को महत्व देता है, अपने टैलेंट को छोड़कर। धन्यवाद। धन्यवाद सुधा पांडे जी। और इस पर टिप्पणी 2 मिनट देंगी गार्गी राय जी। आपकी पटल पे तो लघु कथा जो प्रेषित थी वो मैंने पढ़ा था, वो रिक्शा वाला। दिक्कत ये हो रही कि जो भी लघु कथा कार्य दोबारा आ रहे हैं, जो पटल पर भेजते वही रचना यहाँ पढ़ना चाहिए, ताकि अध्यक्ष महोदय सटीक और बढ़िया टिप्पणी दे सके। और अभी तो फिर आगे गोल गोल ही बोल पाता है, त्वरित समीक्षा मुझे हर लोग या मैं भी स्वयं नहीं दे पाता। तो चलिए कोई बात नहीं है। मुझे निवेदन है कि आगे से जो भी रचनाकार जो यदि पटल पर डाले हैं तो वही रचना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो इसमें बहुत तो अभी तुरंत देना मुश्किल है, लेकिन जहां तक हम समझे हैं कि थोड़ा सा कसावट की जरूरत है। लास्ट के 4 पंक्ति को जो आपने बढ़ाया है उसको आप हटा सकती हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, और तो थोड़ा सा कसावट आ जाएगी। नहीं तो विस्तृत लिए हुए लघु कथा है और भाव अच्छे हैं, थोड़ा कसने की जरूरत है। तुरंत तो यही बोल सकती हूँ।
धन्यवाद। चलिए अभी सुधा जी, मेरी मेरी जो पोती मेरे पीछे खड़ी थी ना, उसका नाम भी राशि है। अच्छा अच्छा मेरी अच्छा पोती उनका मेरे पीछे खड़ी, उसका नाम भी राशि है। ये अच्छा बढ़िया बात मैंने है। अनजाने में नाम रखा और जाने में रखे के बाद देखिए टच कर गया। शीर्षक क्या थी आपकी लोक कथा की? खाली दिमाग खाली शैतान। दिमाग शैतान का। लोकोक्ति पे। और इसके बाद अब हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं नलिनी श्रीवास्तव जी। मुझे लगता है आपका भी शायद नाम आया है श्रेष्ठ लोक कथाओं के चयन में। तो जो लोक कथा आप पढ़ें डाले थे, यदि वही पढ़ें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अध्यक्ष जी को सुविधा होगा। वरना वो तो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठी तो कुछ तो बोलेंगी ही। तो मैं आमंत्रित करता हूँ नलिनी श्रीवास्तव जी को। जी सर, धन्यवाद। समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, आदरणीय योगराज सर को और अध्यक्षा जी को प्रणाम करती हूँ मैं, साथ ही पूरे मंच को मैं सादर नमन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नया कलेवर। नया कलेवर। सुनो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इंतजार कर रहा हूँ अपने मालिक का कि कब वह आए और मुझे प्यार से निहार कर मन में उतार ले। पर तुम इतनी उदास क्यों हो? बस यूं ही वह अनमनी सी बोल पड़ी। बताओ ना, उसका साथी पुनः बोला। क्या कहूँ, मुझे तो अब घर में कोई आंख उठाकर देखता ही नहीं। सजी हुई घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती हूँ। वक्त वक्त की बात है, एक समय था जब मैं इन सब के बेहद करीब थी। घर के छोटे बड़े सभी मेरा बहुत मान ध्यान रखते थे। पर आज रुआसी हुआ बोल पड़ी। ओहो, उदास न हो, सुन तो, अब तू नए कलेवर में बदल गई है और बहुत संभाल कर रखी गई है। ये शायद तुझे पता नहीं। नहीं तो क्या सच्ची ऐसा? मैं तो समझी थी कि अब मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। दुखी हो, उसने कहा। तब वह हंसकर बोला, अरे नहीं रे पगली, तुझे प्यार करने वाले आज भी बहुत हैं और कल भी रहेंगे। अब तो तेरा स्वरूप बहुत विस्तार पा चुका है। एक राज की बात बताऊं क्या? अब तू न पुरानी होगी, न फटेगी, न तुझे दीमक ही लगेगी, क्योंकि अब तू इंटरनेट पर पूरी तरह सुरक्षित है। हंसते हुए लैपटॉप ने किताब से कहा। जी धन्यवाद। क्या बात है, नए कलेवर। अध्यक्ष जी। जी सर, सबसे पहले तो ये दो निर्जीव का बातचीत है आपस में, किताब का और लैपटॉप का। और आज ये ज्वलन समस्या है। बात तो सही है कि किताब आजकल उपेक्षित हो गई है। ज्यादातर लोग मोबाइल में, लैपटॉप में ही पढ़ लेते हैं, अगर जो पढ़ने वाले हैं वो। तो ये अलग सास बहू और घर के समस्या से अलग, और दो निर्जीव लोग का आपस में वार्तालाप, और एकदम अंत में जाके पता चलना कि ये किताब और लैपटॉप की मन की बात है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सचमुच एक पाठक के लिए ये सरप्राइजिंग लगता है कि अरे वाह ये। और इसमें किताब की भी महत्ता बताई गई है कि तुम आज उपेक्षित नहीं हो, और लैपटॉप में सारा सहेजी गई हो, सारा उसमें सारा डॉक्यूमेंट और जो भी है किताब का सब कुछ फीड रहता है। अब तुमको ना दीमक खा सकती है, ना पानी में गल सकते हो, ना सड़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत उत्कृष्ट लघु कथा है। इसके लिए नलिनी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया टिप्पणी नलिनी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, लगातार लघु कथाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे निर्मल कुमार डे जी, मंच पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी एक लघु कथा लेकर हमारे सामने आए। जी, आदरणीय प्रभाकर जोगराज जी को मेरा नमन। बहुत खुशी होती है जब आप उससे मैंने रूबरू हम लोग हो पाते हैं, क्योंकि आप ही तो मार्गदर्शक हैं अभी हमारे लिए। हम सबके लिए मार्गदर्शक हैं। हम सबके लिए मार्गदर्शक है योगराज जी, उपस्थित होते हैं। हमारे प्रति उनका विशेष स्नेह है, इसलिए आते हैं। हम तो यही मान के चलते। चलिए निर्मल कुमार डे जी, आप लोग कथा पढ़िए। लघु कथाकारों से भी उनका अच्छा लगाव है और कथा से तो है ही।
उनका कमिटमेंट देखकर हम लोग को बहुत खुशी होती है। कुछ अचंभित से उत्साह होता हूँ कि इस उम्र में भी कितने मैंने तल्लीनता से और कितने कमिटमेंट के साथ हम लोग से जुड़ जाते हैं। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पहली पगार। आपने बार बार लिखा है पगार, सिर्फ पगार नहीं है, पहली पगार। चलो जी, इस रविवार को जनकपुर घुमाते हैं। अब आप पति आएंगे, की बात से अचंभित पत्नी ने पूछा। इसके बाद पत्नी ने कहा, सच? जाइए। एक बार मैं फिर बोला, चलो जी, इस रविवार को जनकपुर घुमाते हैं। पति की बात से अचंभित पत्नी ने कहा, सच? अचानक आपने कैसे प्लान बना लिया? मेरी भी इच्छा थी, परंतु आपकी व्यस्तता को देखकर प्रकट नहीं कर पाई। जाने मन व्यस्तता अपनी जगह है, लेकिन खास मौके को भी नजरअंदाज कैसे कर लूं? मैं आपकी बात समझी नहीं। बाबूजी ने कभी कहा था तुम्हें कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जी, बाबूजी ने गांव समाज की परवाह न कर मुझे शहर में पढ़ने भेजा था। आज इसी पढ़ाई ने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। कंपनी बंद हो जाने से कुछ महीने तक आप बेरोजगार हो गए थे और तुमने परिवार की सेहत बिगड़ने नहीं दी। तुमने लोकल स्कूल में ज्वाइन कर ली। तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता आड़े समय काम आई। तुम्हारी पहली पगार तुम अपने पिताजी को देना नहीं चाहोगी? मतलब एक लड़का अपनी पहली पगार अपने माता पिता को जरूर देता है, तो क्या हुआ? तुम बेटी हो, अपने माता पिता के लिए किसी बेटे से कम तो नहीं। अपनी पहली पगार पिताजी को देकर एक नई मिसाल कायम करना। पत्नी की आंखें गीली हो गई। आपकी स्नेह भावना देख मेरा जीवन सार्थक हो गया, लेकिन पिताजी पैसे नहीं लेंगे, पहले चलो तो। पत्नी के चेहरे में खुशी झलकने लगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस पर आप 2 मिनट टिप्पणी दीजिए। जी सर। आदरणीय निर्मल सर, आपकी लघु कथा जो है पहली पगार, ये एक नया विषय तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, समाज में ये कॉमन नहीं है कि लड़कियां अपने माता पिता को पहली पगार दे या आखिरी पगार दे। वो सिस्टम में नहीं है, हम व्यवस्था वैसी नहीं बनी है। तो नई चीज लेकर आप आए तो वो अच्छा। और अब अगली प्रस्तुति है, जिस क्रम से लोग जुड़े हैं उसी क्रम से मैं बुला रहा हूँ। लखनऊ की कथा लेखिका हैं रश्मि लहर जी, जो कविता और लघु कथा भी लिखती रही हैं। उसकी सशक्त हस्ताक्षर है, इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। बहुत चर्चित लेखिका हैं रश्मि लहर जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी आइए और अपनी इसी तरह की कोई छोटी सी कहानी हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और अगले और भी रचनाकारों से निवेदन है कि जिस तरह सपना चंद्रा ने प्रस्तुत किया उस तरह की कहानी, यदि बीच में कुछ देखिए, रेडियो स्टेशन में जब हम लोग जाते हैं आकाशवाणी में, तो वहाँ बोल दिया जाता है कि आप 10 मिनट की कहानी पढ़िए, तो हम लोग लंबी कहानी को भी उस आधार के बना लेते हैं। तो सोशल मीडिया पर जब भी हम कहानी पढ़ें तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारी कहानी इतनी लंबी ना हो कि कोई सुने भी नहीं ठीक तरह से। अब जैसे सपना चंद्रा ने पढ़ा तो सपना चंद्रा ने जो कहानी पढ़ा, ऐसे कोई कहानी पढ़ने का अंदाज बढ़िया था, कहानी भी अच्छी थी और बहुत कम समय वह कहानी पूरी भी हुई। तो सपना चंद्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए रश्मि लहर जी को हम आमंत्रित करते हैं अपनी कहानी शीर्षक के साथ आमंत्रित। इसके बाद जयंत जी की बारी है, तो रश्मि लहर जी आप अपनी कहानी को पाठ करें। जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी कहानी का शीर्षक है अनोखे दोस्त। गुंजन की 19 वर्ष की आयु में दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। घर में सब चिंतित हो गए कि कैसे रहेगी वह अकेले। वैसे गुंजन नियम से चलने वाली सदाचारी बिटिया थी। आजकल के बच्चों से थोड़ा हटकर एकदम जिम्मेदार बच्ची थी। उसको ना पिज्जा बर्गर का शौक था, ना पार्लर जाने का, ना अंग्रेजी गानों पर डांस करती थी, ना मोबाइल पर एक्टिव रहने या बाहर घूमने की जिद करती थी। पर माता पिता की इकलौती संस्कारी बिटिया को रायबरेली से लखनऊ भेजने में मम्मी पापा डर रहे थे। परिजनों से विचार विमर्श के बाद उसने नए शहर में नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। कार्यालय की कॉलोनी में वह रहने लगी थी। वहां उसकी मित्रता अजीब चीजों से हो गई थी।
जैसे एक आम का पेड़ उसका सुख दुख का साथी था, तो कॉलोनी के कुत्ते एवं उनके बच्चे सब उसके प्रगाढ़ मित्र थे। भले वह स्वयं के लिए रोटी न बनाए, पर उनके लिए जरूर बनाती थी। गुंजन अपने कार्यालय की लोकप्रिय कर्मचारी थी। वह जिस विभाग में थी वहां गन्ने पर रिसर्च होती थी। बड़े बड़े खेत थे तथा नीलगाय, सांप, अजगर, सब प्रकार के जानवर, जीव जंतु थे। गुंजन को जीवन में किसी से भी डर नहीं लगता था। वह सबके साथ मैत्री भाव रखती थी, पर उसके इस स्वभाव के कारण उससे कई लोग बहुत चिढ़ते थे तथा उससे दूरी बनाकर रहते थे। कई महिला सहयोगी उसको देखते ही मुस्कुरा देती थी और कहने लगती थी कि चल दी कुत्तों के पास। तो ऑफिस के कई लड़के उसके मुंह पर कह देते थे, अरे गुंजन, हम लोगों से भी दोस्ती करो ना। वह बस हंसकर सबको टाल देती थी। दिन बीत रहे थे कि एक दिन वह हो गया जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। रोज की तरह वह अपने कार्यालय से पैदल ही घर आ रही थी, पर आज उसका मन किसी अनजानी आशंका से धड़क रहा था। अपने में खोई हुई वह मोड़ तक पहुंची ही थी कि अचानक खेतों के बीच से दो लंबे चौड़े आदमी निकले और उसके सामने आकर खड़े हो गए। गुंजन का मन अचानक किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। तब तक एक आदमी आगे बढ़ा और बुरी नीयत से उसने गुंजन पर हमला कर दिया। गुंजन जोर से चीखी, टॉमी, शेरू, टमी, बचाओ! और वह तेजी से भागी। पर जब समय खराब होता है तो कुछ न कुछ अवरोध भी आते रहते हैं। उसका पैर एक सुतली में फंसा और वो लुढ़कती हुई सड़क के किनारे पर पहुंच गई। वे दोनों उसके पीछे विभत्स हंसी के साथ आ रहे थे। भागो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा तुमको बचाने, कहकर वे जैसे ही आगे बढ़े, खेत से निकलकर शेरू ने उनके चेहरे पर पंजे से वार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से डमी भी गुर्राता हुआ दौड़ा। थर थर कांपती हुई गुंजन को अचानक याद आया कि कार्यालय में सब लोग आज बस से मूवी का प्रोग्राम बनाकर निकले हैं। वह अपनी नादानी पर स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत सोचा, काश आज किसी ओला से आ जाती। सोचते हुए वह अपनी असंयत सांसों को रोकती हुई उठी तो सामने का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। चारों कुत्तों ने उन दोनों शैतानों को घेर रखा था और उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। यकायक शेरू एक आदमी की छाती पर चढ़ गया और जगह जगह काटने लगा। तब तक छोटी डॉगी उसके पास आई और उसका कुर्ता खींचकर उसे घर की तरफ जाने का इशारा करने लगी। पल भर के लिए वह अपना सारा डर भूल गई और चीखने लगी, छोड़ना नहीं शेरू, छोड़ना नहीं, मार और मार, कहकर वह भावावेश में रोने लगी। वे दोनों शैतान आदमी जमीन पर गिर चुके थे और चारों कुत्तों ने उन्हें अधमरा कर दिया था। वह कांपती हुई रोती रोती अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसको अपने निस्वार्थ दोस्तों पर गर्व हो रहा था। घर के भीतर घुसते ही वह जोर जोर से रोने लगी। तब तक दरवाजे पर उसको खटका सा महसूस हुआ तो वह घबरा कर उठी और झरोके से झांकने लगी। उसने बाहर देखा तो उसे याद आया कि घबराहट में वह अपना पर्स सड़क से उठाना भूल गई थी। शेरू वह पर्स मुंह में दबाए सामने खड़ा था। उसके पीछे वफादार दोस्त बहुत स्नेह के साथ भू भू करके दुम हिला रहे थे। गुंजन उन सब पर हाथ फेरती रही और एक अनोखे प्रेम भाव से विह्वल हो उन सबको कुछ खिलाने के लिए उठ गई। क्या बात है, क्या बात है। आप छोटी कहानी पढ़ने में तो आप बाजी मार ली रश्मि लहर जी। अनोखे दोस्त थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी कहानी मात्र 6 मिनट की कहानी आपकी, और इस तरह की कहानियाँ आए तो क्या बात है। मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, एक कथा सम्मेलन में इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ बहुत कम पढ़ी गई। आज मुझे लगता है कि जो मुझे उम्मीद थी कि 1-2 और लोगों को नहीं ले पाएंगे, शायद वो लोग 9:30 बजे के अंदर शामिल हो जाएं। तो मैं अब अध्यक्ष जी से अनुमोदन चाहूँगा कि 1-2 मिनट में इनकी कहानी पर आप सुनिए। बहुत सुंदर कहानी थी मैम, ये आपकी बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम हृदय को झकझोरती हुई कहानी थी मैम, बहुत सुंदर, बहुत।
अध्यक्ष बहुत जी। सुंदर कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी रश्मि जी, बहुत बधाई। पटना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी 2 मिनट आप अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दीजिए। मुझे तो अच्छी लगी थी। मुझे लगता है कि अगर ऐसे इस कहानी को फिल्माया जाता तो कितना अच्छा लगता होता, तो और बड़ी होके और इस पर एक छोटी फिल्म बनती। पशुओं का जो है ऐसे दिख रहा है, जीवन तो बिल्कुल ऐसे सामने दृश्य दिख रहा है कि अगर मनुष्य या पशुओं को प्रेम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की कहानी की रिकॉर्डिंग भी हो रही है और यह यूट्यूब में लोग देखेंगे भी, सुनेंगे भी। अपने मित्रों को आप दिखलाइएगा भी। हम केवल गूगल मीट एक माध्यम बनाते हैं कि हम आमने सामने हो सके, लेकिन हमारे उद्देश्य होता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग की कहानी, कविता, लोक कथा जो भी हो दूर दूर तक जाए। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप इस लिंक को जितनी दूर तक भेजिएगा, हमारा कार्यक्रम उतनी दूर तक लोग देखेंगे। तो चलिए, आज छोटी छोटी कहानियाँ आ रही हैं। मुझे लगता है कि एक दो जो लोग, मुझे उम्मीद थी कि नहीं पढ़ पाएंगे, शायद उनकी बारी आ जाए, वो लोग तैयार रहेंगे। जैसे रशीद गौरी जी हैं और रजनी श्रीवास्तव, अनंता जी हैं, निर्मल कुमार डे जी हैं। तो आप यदि कोई छोटी कहानी तो आप तैयार करके रखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप भी शामिल हो जाएं। तो अब मैं अगला क्रम जो है वो है जयंत जी का। जयंत जी आज हम कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और वरिष्ठ कथाकार हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। सबका परिचय तो यहाँ देना अभी संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना बतला दूं कि वे कथा जगत के एक अप्रतिम हस्ताक्षर है और देश की तमाम प्रमुख पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित होती रही है। उनके कई उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। मैं बहुत ही आदरपूर्वक उन्हें, जयंत जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर अपनी एक छोटी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहानी मेरी जो मैंने पटल पर डाली थी, तर्जनी पे टिके नोट, वही कहानी है। कामनी नाम था उसका। उसके मृत शरीर और कपड़े को देखकर अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उसके साथ वहशियाना व्यवहार किया गया है। मैंने कांस्टेबल को कहा कि घटनास्थल से जो भी संदिग्ध वस्तु मिले उसे पॉलिथीन में जमा करके सीलिंग वैक्स सील कर दे। जैसा कि होता रहा है, पुलिस वालों को आमजन का सहयोग नहीं मिलता, वैसा ही हुआ। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि घटनास्थल से थाने की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर थी। पास में होने पर सीधे थाने को ही दोषी ठहराया जाता। सच तो यह है कि किसी के लिए भी संभव नहीं कि पग पग पर नजर रखी जा सके। मैंने अनुमान लगाया कि घटना पिछले रात की होगी। थोड़ा निश्चिंत हुआ कि मेरी ड्यूटी नहीं थी। यह भी दुख हुआ कि जो भी नपेगा वो मेरा साथी और सहकर्मी ही तो होगा। खैर, पुलिस के काम में इस तरह के पल तो आते ही रहते हैं। ओवरब्रिज ब्रिज के नीचे से गुजर रही सड़क के किनारे झाड़ियां थी और आसपास कोई घर नहीं भरे थे। ऐसा लगता है कि बदमाशों के द्वारा उसे कहीं से अगवा करके वहां लाया गया था और घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसा इसलिए कि झाड़ियों के पीछे घास पतवार के पौधे रौंदे हुए थे। एक चप्पल भी थी और जूतों के निशान भी। खैर छोड़िए इन बातों को। मुझे ड्यूटी पर आए घंटे भर हुए थे और ट्रैफिक पुलिस के जवान ने इस लाश की सूचना दी थी। वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। मैंने आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की थी, परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। या तो उन्हें जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानकारी देना उचित नहीं समझा। कांस्टेबल ने मृतक के शरीर को सीधा किया तो मुझे उसका चेहरा दिखाई पड़ा। चेहरा देखते ही मैं उसे पहचान गया। विवाह बारातियों के सीजन में पिछले सीजन में वह मुझे मिली थी, परंतु मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला। उसी समय नरेश ने जीप स्टार्ट कर दी और मुझे चलने कहा। मैंने सभी थानों को सूचित कर दिया कि इस मामले में यदि कोई लड़की के गुमशुदा होने की FIR आए तो मुझे जानकारी दी जाए। कुछ फाइलों को निपटाने बैठ गया। थोड़ी देर व्यस्तता के बाद मुझे याद आया कि उसका नाम कामनी था। डीजे वाली गाड़ी के पीछे पिंजड़े का आकार देकर उसमें नर्तकी को बंद कर उसके नाच को देखने का प्रचलन पिछले कुछ वर्षों से चल पड़ा है। गीत बजाए जाते हैं और बाहर चल रहे बाराती भी उस धुन पर नाचते हैं। जाली और ग्रिल में हाथ डालने लायक जगह रहती है। लोग इससे होकर रुपए फेंकते हैं, लेकिन स्पष्टतः इसके आड़ में छेड़छाड़ और अशोभनीय बातें होती हैं। मैंने अन्य थानों को भी सूचित कर दिया था कि अगर उनके आसपास डीजे की गाड़ियां खड़ी हों तो मुझे बताई जाए और किसी थाने में कुछ के विषय में कोई रिपोर्ट लिखाई गई है नहीं। यही सब मैं सोच रहा था। गर्मियों के दिन थे।
एक वर्ष जब पहले वो मुझसे मिली थी, विवाह बाराती का मौसम था। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। पेट्रोलिंग वाले मेरे साथी और कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। रात के लगभग 12:30 बजे थे। उसी समय कुसुम बदहवास हालत में थाने आई थी। वह चाह रही थी कि उसकी FIR लिखी जाए। उसके चेहरे पर किसी ने काट खाया था। उसके साथ उसके ग्रुप के अन्य लोग भी थे। वे समझा रहे थे कि इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं और उसे व्यर्थ में बवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई और गुस्से में थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और उसने चिल्ला कर कहा कि सब उसे अकेला छोड़ दे। मैंने उसके साथियों को समझाया कि वे बाहर बैठे और उसे थोड़ा संभलने का मौका दें। मैं उससे समझाता रहा, पहले शांत हो जाओ, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। क्या नाम है तुम्हारा? कामनी। उसने अपना सिर अपने घुटनों में टिका रखा था। कितनी उम्र है तुम्हारी? इस छोटी उम्र में इस पेशे में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कैसा आ गई? बताओ। धीरे धीरे वह खुलती गई और उसने सारी बातें बताई कि बर्दवान के कुछ दूर त्यूरी में गांव में उसका घर था। माता पिता मजदूरी करते थे। गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल में वह उस समय 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। दुर्गा पूजा के अवसर पर चंदा जमा करने के लिए स्कूल के पीछे वाले मैदान में टेलीविजन पर फिल्में दिखाई जा रही थी। आगे बैठे 10 और पीछे बैठे लोगों से 5 रुपए ले जाते थे। लोग इसका आनंद लेते थे। कुसुम ने एक हीरोइन की नकल अपने स्कूल के साथियों के बीच की। स्कूल में तो सभी उसकी कला से प्रसन्न हुए, परंतु माँ बापू ने बहुत डांटा था। फिर भी उसका नाचना गाना नहीं रुका था। किसी पूजा पाठ में नृत्य संगीत का प्रचलन था और जब उसे कोई नाचने कहते तो वह अपने आप को रोक नहीं पाती। एक तरह संगीत से इसी तरह वो जुड़ती गई। नई पीढ़ी के किशोरों में गर्ल और बॉयफ्रेंड रखने का चलन है और यह गांवों तक पहुंच चुका है। एक बार वह किसी रिश्तेदार के यहाँ बर्दवान गई और उसने कुछ ऐसा ही देखा और साथ ही साथ जो है सो उसके भी एक बॉयफ्रेंड बन गया। स्कूल में 9वीं कक्षा में वह लड़का पढ़ता था। उससे उसकी मित्रता हो गई। लड़का देखने में बुरा भी नहीं था और सुदर्शन भी नहीं था। एक दो बार वह रिश्तेदारी में विवाह में गया था शहरों में और उसने उसे कहा कि अगर वह शहर चले तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और सारांश यह है कि चादर से अगर वह पैर निकालेगी तभी नए चादर फेंकने की बात सोची जा सकती। 1 वर्ष तक वह माँ से छिप कर उसके साथ रही और किशोर वय का रसपान किया। 10वीं बात जब पढ़ने के लिए वह शहर चला गया तब उसे भेंट करता चला गया और उसकी आंखों में सपने तैर रहे थे। उसने योजना बनाई कि कामनी शहर चले तो अच्छा रहेगा। पहले तो कामनी डरी। तारक नाम था उसका। वह सब पता करके आया था। उसने एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में उसके लिए बात की थी और वह उसी अनजान डगर पर चल पड़ी। तारक ने झूठ कह दिया था कि वह उसकी बहन है और जब वह बाहर निकली तो उसे समझ में आ गया कि अब वह कभी घर नहीं लौट सकेगी। बहुत रोई, परंतु अब क्या हो सकता था। गनीमत थी कि उसने उसे और कहीं नहीं जोड़कर शहर के जाने माने सुंदरी ऑर्केस्ट्रा से जोड़ दिया था। ऑर्केस्ट्रा का संचालन सुंदरी नाम की महिला करती थी। उस ऑर्केस्ट्रा में 10 की संख्या में लड़कियां थीं। तारक की इच्छा थी कि वह उसके साथ रहे, परंतु उसे पता था कि अविवाहित जोड़े को कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। कामनी ऑर्केस्ट्रा में सहेलियों के साथ रहने लगी थी और उसने तारक को कहा था कि उससे विवाह कर रहे तब साथ रहेगी। तारक ने समझाया था कि वह कुछ कमाने लग जाए तब विवाह करना अच्छा रहेगा। घर से किसी ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली थी। सब जानते थे कि नाबालिग लड़की लड़के के साथ बाहर भाग गई है और ऐसे में अब उसके विषय में कोई सोच भी नहीं रहा था। उसके नए सहेलियों ने उसकी बातों को सुनकर उसके भाग्य को सराहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखा था। समय निकाल कर वे मिलते रहे थे और भविष्य के सपने देखते रहे थे। उस तारक के माध्यम से ही वह घर कहला भेजी थी कि अब वह वापस नहीं लौटेगी और साथ ही साथ उसने कुछ पैसे भी भेजे थे। पैसे भेजने का उसका क्रम लगातार जारी रहा था। उसने कामनी से कुछ रुपए और एक सस्ता मोबाइल भी घर उसके माध्यम से सस्ता मोबाइल भी घर भिजवाया था। मां ने उससे फोन पर भी बात की थी और एक तरह से थोड़ा संपर्क आपस में। उसने स्वयं से कहा था कि अगर कोई दूसरा होता तो अब तक उसके भेजे पैसे बीच में ही हड़प जाता। मैंने उसे सांत्वना दी थी, मैं उन बदमाशों की खबर लूंगा। मेरे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ने उसे शांत कर दिया था।
मैंने उसे रिपोर्ट लिखने जा रहा था कि उसने ही मना कर दिया कि आप रिपोर्ट मत लिखिए। अभी इस सीजन में उसके ग्रुप के और बहुत से काम है। अभी तो वैवाहिक मौसम शुरू ही हुआ है। ऐसे मुलझना में वो फंसना नहीं चाह रही थी। इधर समस्याओं में उलझ गई तो दौड़ धूप करना पड़ेगा, फिर रुपए कैसे कमा सकेगी। वो मुझसे विदा लेने के लिए उठ खड़ी हुई। तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ सकती हो या फिर कॉल कर सकती हो। नमस्ते सर। आप पुलिस वालों में सब एक जैसे नहीं होते, हर पेशे में अच्छे बुरे होते हैं। तुम जो काम कर रही हो उसमें भी तो सब अच्छे नहीं होते, लेकिन तुम्हें जो बॉयफ्रेंड मिला है वह और से हटकर तो है। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम यह सब काम छोड़ दो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। इतनी तो तुम्हें भी समझ है कि जिस राह पर तुम चल रही हो वो राह अच्छी नहीं है। दुनिया में और भी रास्ते हैं, क्या पता आगे चलकर तुम्हें दलदल मिले। भगवान ने आदमी को बनाया है सर। सारे पेशे को भी नहीं पता क्या? भगवान ने आदमी को बनाया है सर, अब सारे पेशे तो आदमी ने बनाए। अब इससे निकल पाना संभव नहीं है। अब तो क्या है उनकी ब्लॉकेट क्या है उनके रिलेशनशिप में? एक प्रयास करो, कुछ भी असंभव नहीं होता। कौन सी नौकरी मुझे मिलेगी, बहुत से काम है। इस समाज में बदचलन पुरुष को काम मिल सकता है सर, परंतु बदचलन लड़की को ऐसा क्यों सोचती? घर लौट जाओ ताकि माँ बाप पर बोझ बन जाऊं। फिर भी तुम्हारा रेणु जी अपना माइक को म्यूट कीजिए, कहानी डिस्टर्ब हो रही है। मैं अभी रेणु जी हूँ, सही हूँ सर। शहर स्टेशन ने बहुत कुछ सिखा दिया है। आपसे मदद ली तो आप रिमांड होम भेज देंगे, यानी कड़ाही से निकलकर आग में कौन सा रिमांड होम और कौन सी जगह लड़कियों के लिए सुरक्षित बची है। माँ के पेट में बेटियां मार दी जाती है। आप भी सलाह देते हैं, सब सलाह देते हैं। मुझसे लड़कियां नाचती है, नोट देने के बहाने क्या क्या होता है। ऐसे नाच में आप लोगों को नहीं है पता क्या? कैसे गंदे इशारे करते हैं लोग, आप क्या जानते? सरेआम भवें टेढ़ी करके साथ चलने की इशारा करते हैं, वह भी तर्जनी पर नोट टिका कर। इसका मतलब समझते हैं आप? मैं पकड़ाई आंखों से उसे देखता रहा और वह बाहर चल गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। कामनी कहानी अभी आप जयंत जी की सुन रहे थे और उन्होंने समय सीमा के अंतर अपनी कहानी को प्रस्तुत भी किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय इनकी कहानी तो पढ़े ही हैं, 1-2 मिनट में अपनी टिप्पणी दीजिए। बिल्कुल यथार्थ का चित्रण किया है आपने जैन सर, बिल्कुल यथार्थ का चित्रण किया है। सुनने में ज्यादा लग रही है। हाँ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और रचनाकार हमारे मंच पर हैं जिनकी कहानियों को हमारे अध्यक्ष महोदय ने अच्छे नंबरिंग दिए हैं, और वह है वर्षा अग्रवाल जी। वर्षा अग्रवाल जी कहाँ की हैं और अपना नाम बताते हुए अपनी कहानी को यहाँ प्रस्तुत करेंगी, और इसके बाद रजनी श्रीवास्तव जी तैयार रहेंगी अपनी छोटी सी कहानी लेकर। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वर्षा अग्रवाल को। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लें। सर्वप्रथम माँ वर्षा को नमन करती हूँ, पटल को नमन करती हूँ और सीधे सीधे कहानी पर आती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जिंदगी की गुल्लक पे। लॉकडाउन खुलने के बाद भी खराब स्वास्थ्य के चलते मनीष जी फैक्ट्री नहीं जा पाए थे। सच कहें तो बच्चों ने जाने ही नहीं दिया था। आज लंबे अरसे बाद फैक्ट्री जाने को तैयार हो रहे थे। तन मन में जैसे जान सी आ गई थी उनके। बड़े उत्साह के साथ तड़के ही फैक्ट्री पहुंच गए। वहां का दृश्य देखा तो हतप्रभ रह गए। दूर तक फैला हरियाली का आलम, खरफूल की गुनगुन गुलजार एक हरे भरे जंगल सा प्रतीत हो रहा था। ये वीरान फैक्ट्री एरिया। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? आंखें चौड़ गई और बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया। किसने किया होगा ये सब? प्रश्न मन ही मन अटकलें लगाने लगा। मन और आंखों में भरती ठंडक को अभी सहेज भी नहीं पाए थे कि उस मशीनी इलाके में सामने से एक आदमी पीठ पर बोरी लादे आता दिखा। पास आने पर उन्होंने उसे पहचान लिया। अरे लाखन, तुम यहाँ गांव नहीं गए अपने? और ये क्या कबाड़ बीनना शुरू कर दिया क्या? एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी मनीष जी ने। जैसे कोई करीबी लंबे अंतराल पर मिले
तो मन सारी कुशल क्षेम जानने को उतावला हो जाता है। राम राम मालिक, चेहरे पर मुस्कान लिए आदर पूर्वक कहा लाखन ने। गांव जाकर क्या करते, वहां भी क्या रखा था, सब तो यही था। और मालिक, ये कबाड़ नहीं, पानी की बोतलें हैं जिनसे हम पौधों को पानी पिलाते हैं। कहते उसने बोरी में से एक नली कुचली पानी भरी बोतल निकाली और उनकी फैक्ट्री के बाहर बने ट्री गार्डन में पानी डालने लगा। तो क्या ये सारे पेड़ भी तुमने ही? कहते हुए शब्द गले में ही अटक गए उनके। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मन ये मानने को तैयार नहीं था शायद कि एक साधारण मजदूर इतनी बड़ी सोच रख बड़ा काम भी अंजाम दे सकता है। उनकी बात समझते लाखन बोला, जी मालिक, हम ही लगाए हैं, एक छोटी सी कोशिश की है कुछ अच्छा करने की चाह में। पर ये विचार तुम्हें आया कैसे कि पेड़ लगाए जाए, और वो भी इस उजाड़ एरिया में? और सबसे बड़ी बात, ये पेड़ पौधे तुम लाए कहाँ से? मालिक, 2-4 दिन तो घर बैठना चल गया, लेकिन हम ठहरे मजूर आदमी, हाथ पांव खुजाने लगे, शरीर ऐंठने लगा, करें तो क्या करें? मेरा एक साथी पड़ोसी फलों की रेहड़ी लगाता था। लॉकडाउन में उसके कुछ फल खराब हो गए, कुछ हमारे बच्चों ने खा लिए। और ऐसे ही एक दिन खोली के बाहर उन फलों की गुठलियों और बीजों का ढेर देखा तो मन में ये विचार पनपा। बस हम उन्हें उठाकर निकल पड़े अपने हाथों की खुजली मिटाने। अरे भाई, लॉकडाउन में तो कोई बाहर ही नहीं निकल सकता था, पुलिस का सख्त पहरा था, फिर कैसे किया ये सब? मनीष जी हैरान थे उसकी कार्यस्थानी पर। मालिक, मैंने पुलिस वालों को अपनी मंशा बताई ना, तो वो भी मान गए। और चंपा, मेरी औरत, पास की कोठी में काम करती है, कुछ फूलों के पौधे हमने उनसे मांग लिए। तब से मैं सुबह शाम आकर इन्हें पानी पिला जाता हूँ, और ये भी जी उठते हैं। प्रसन्नता से उसका चेहरा भी खिल उठा था। इतनी सारी भरी हुई बोतलें तुम पीठ पर लाद कर दोनों समय इतनी दूर से लाते हो, एक कमाल है। उसकी स्पीड देखकर आश्चर्यचकित थे मनीष जी। कमाल कैसा मालिक? यही तो नियति है हमारी। हमारी जिंदगी की गुल्लक धन से तो सदा रीति ही रही है। ये देकर एक मन और ये हाथ पांव ही हैं संपत्ति के नाम पर। बस यही ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी नहीं जीते। ये एरिया तो हमारी कर्म भूमि है, और मालिक, इसे संवारना तो हमारा फर्ज भी है और सौभाग्य भी। तो ये अवसर कैसे जाने देता? देखिए ना, कैसे झूम झूम कर खुशी जता रहे हैं ये पेड़ पौधे, और ये फूल देखिए ना कैसे खिलखिला रहे हैं। इन्हें देखकर आत्मा तृप्त हो जाती है। हाँ, कुछ कमजोर पौधे लाख संभालने पर भी इस इलाके का रूखापन नहीं झेल पाए और सांसें तोड़ गए अपनी। लेकिन बाकी को देखिए ना, कैसे सरहद पर तैनात फौजियों से डटे खड़े हैं, जैसे धरती माँ को प्रदूषण के चंगुल से आजाद कराकर ही मानेंगे। देखना आप, अब यहाँ भी शुद्ध हवा का इत्र दिशाओं को महकाएगा, हरियाली गुनगुनाएगी, पंछी चहचहाएंगे, और तब प्रकृति अपनी आजादी का महोत्सव मनाएगी। हम भी खुश हैं। ईश्वर ने हमारे हाथों धरती का कुछ कर्जा ही उतरवा दिया। उसके चेहरे की चमक देख मनीष जी अपने मन के पतझड़ पर शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने इसी मजदूर को आधी दिहाड़ी बुखार आने के कारण आधे दिन की छुट्टी के काट दी थी।
ये थी मेरी कहानी। अच्छा, ये थी वर्षा अग्रवाल की कहानी, जिंदगी की गुल्लक से। मैम। और अपने समय सीमा के अंतर्गत इनकी कहानी आई। 7.5 मिनट में इन्होंने अपनी कहानी का पाठ किया, बहुत ही बढ़िया ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वर्षा अग्रवाल जी, इतनी बढ़िया से प्रस्तुति देने के लिए। आपकी कहानी को समर्पित है आपकी कहानी। जी जी, हमारे अध्यक्ष महोदय भी आपकी कहानी को अच्छा नंबर दिए थे। हमारे हाथ से कवि और लोक कथा लिख रहे हैं हमारे कुमार प्रकाश जी, ये भी बीच में टिप्पणी दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सभी की कहानी को देख के कितनी जान रहे कि हम कहानी ये नहीं हमारी पाठ होगी, फिर भी कितनी गंभीरता से आप लोग की कहानी को सुन रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अध्यक्ष उद्बोधन के लिए फिर पुनः 2 मिनट के लिए कुसुम भट्ट जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छी कहानी, मन खुश हो गया। और आपका बोलने नए कथ्या लेके आए आप लोग। जी, मेरी कोशिश होती है कि नए पुराने दोनों रचनाकार हमारे मंच पर आएँ, और यह हमारा अब आप सबका सहयोग है कि अब आपका भी सहयोग है। एक सूचना और मैं दे दूं कि इसमें बहुत सारे लोग लोक कथा अच्छे लिखने वाले भी हैं, या उनके मित्र हैं, कोई भी हो। यह हमारा खुला मंच है, इसमें हमारी कोई बाध्यता नहीं है। नए पुराने छोटे बड़े सबको हम एक समान समझते हैं। तो इसीलिए कल से हमारा लघु कथा सप्ताह आरंभ होगा, कल या परसों से। तो लघु कथा सप्ताह के लिए यदि कोई अध्यक्षता करना चाहें, मुख्य अतिथि रूप में आना चाहें, तो कृपया हमसे संपर्क अवश्य कर लेंगे। और दूसरी सूचना कि कहानी खत्म होने के बाद भले आप पहले अपने फ़ोटो भेजे हों, तो आप अपनी तस्वीर हमें अवश्य भेज दीजिएगा इस कहानी कथा पाठ के बाद हमारे पटल पर, अवसर साहित्य यात्रा पेज पर। और इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ आने के कारण हम 2 कथाकारों को और शामिल कर रहे हैं। हालांकि 5-10 मिनट अधिक हो रहा है, अध्यक्ष महोदय से क्षमा याचना करते हुए। और रजनी श्रीवास्तव अनंता जी हमारे मंच पर हैं, जो लोक कथा, कविता, गजल बहुत बेहतरीन लिखती है। हाँ, वो अभी नहीं आए हैं। जी जी, तो जो हैं हमारे लिए वही बहुत हैं। तो रजनी श्रीवास्तव अनंता जी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे गजल भी गाती हैं। तो मैं रजनी श्रीवास्तव अनंता जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी एक छोटी सी कहानी के साथ। इसके बाद निर्मल कुमार डे जी तैयार रहेंगे। धन्यवाद सर। मेरी कहानी का शीर्षक है धूप के बाद की ठंडी छांव। बुआ, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही है? आप सामने आइए, क्या दिक्कत है? हाँ, दिखाई नहीं दे रही है। जी जी, वो बच्चों के खिलाड़ी होगी इसीलिए। चलिए, कोई बात नहीं है, आप कहानी पढ़िए। तो शीर्षक एक बार और बता दीजिए। हाँ, शीर्षक है धूप के बाद की ठंडी छांव। बुआ, मैं भी आपके साथ चलूंगी पड़ोस वाली आंटी के घर। छाया ने जी, रजनी जी थोड़ा सा माइक को तेज कीजिए, आवाज आपकी बहुत धीमी है। ओके, आवाज क्यों धीमी आ रही है? हाँ, अब ठीक है। अभी ठीक है सर? हाँ, सही है, सही है। ऊंचाई पे आइए, ऊंचाई पे। हाँ, बुआ, मैं भी आपके साथ चलूंगी पड़ोस वाली आंटी के घर। छाया ने जिद की तो दोनों बुआ ने उसे अपने साथ ले लिया। गर्मी की छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए उसकी दोनों बुआ मायके आई थी। दोनों साथ ही आती थी, सब दोस्तों और रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से मिलकर जाती थी। वे आपस में बात करने लगी। छोटी बुआ ने हल्की हंसी के साथ कहा, वहाँ मिलेगा क्या? बिस्किट और मीठी सी चाय। कोई जरूरी है? बड़ी बुआ मुस्कुराते हुए बोली, शर्त लगा लो। बड़ी बुआ ने हंसते हुए छोटी बुआ की फैली हथेली पर अपना हाथ रख दिया। पड़ोस वाली आंटी ने जैसे ही चाय और बिस्किट लाके रखा, दोनों बुआ हाथ मिलाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और छाया का रंग उड़ गया। आज उसे अंदाजा हो गया कि मम्मी जैसे ही नाश्ता लेकर आती थी, दोनों बुआ हंसने क्यों लगती थी। क्या हुआ? आंटी ने अचकचा कर पूछा तो उन्होंने बात टाल दी। हंसी मजाक का दौर चलने लगा, लेकिन छाया के दिमाग में पुराने दृश्य घूम रहे थे। माँ हमेशा अपने हाथों से नाश्ता, नमकीन, खजूर इत्यादि बनाकर रखती थी। बड़े प्यार से बुआ के साथ ले जाने के लिए भी बनाती थी, लेकिन उन लोगों को शायद यह सब पसंद नहीं था। छाया की दोनों बुआ बहुत अमीर परिवार से थी, जबकि उसके पापा मामूली सी प्राइवेट नौकरी थी। फिर भी
उसके मम्मी पापा बुआ के आने पर बहुत खुश होते थे। छाया भी अपने फुफेरे भाई बहनों का बहुत इंतजार करती, लेकिन वह लोग नहीं आते। बुआ का कहना था कि यहाँ उन लोगों का मन नहीं लगता। जब भी छाया उनके घर गई, भाई बहनों से मिलना जुलना चाहा, सब पढ़ाई का बहाना बनाकर उससे किनारा करना चाहते थे। उसे अब सारी बातें समझ में आ रही थी। शायद यह लोग हमें अपने स्टेटस का नहीं समझते। शायद यही वजह है कि मेरे कजिन यहाँ कम आते हैं। वह सोच में खोई थी। छाया बिस्किट खाओ ना, बुआ ने कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। पढ़ाई का बहाना बनाकर वह वहां से घर चली आई। छाया ने तय कर लिया, अब इस तरह के रिश्तों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाया। आज जब उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी, तो उसके घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। सब उसे बधाइयां दे रहे थे। छाया आज बहुत खुश थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, जबकि वो खुश थी कि इसी भेदभावपूर्ण रवैये से उसे मेहनत करने की प्रेरणा मिली। मेहनत की कड़ी धूप में जलने के बाद ही, निरंतर चलने के बाद ही उसे सफलता की ये ठंडी छांव नसीब हुई है। सबके लिए वह प्रेरणा बन गई थी। सारे रिश्ते जिनके लिए वह बहुत तरसी थी, आज उसके आगे पीछे डोल रहे थे। मगर इन सारे रिश्तों का सच वह अच्छी तरह से जान गई थी। वीडियो कॉल के जरिए सब उससे बात कर रहे थे, पढ़ने के टिप्स मांगे जा रहे थे, छुट्टियों में घर आने का प्लान बनाए जा रहे थे। तभी बुआ ने उसकी माँ से कहा कि वो आएंगी तो उनके हाथों का बना नाश्ता ही खाएंगी। यह सुनकर जया के चेहरे पर कड़वी मुस्कान छा गई। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मात्र 5.5 मिनट में 5 मिनट में आपने अपनी कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया, और हम चाहें कि इस पर 1-2 मिनट हमारे अध्यक्ष महोदय टिप्पणी दें। अच्छी कहानी, छोटी कहानी है और अच्छी कहानी। आगे अब टाइम भी हो गया, 9 बज गए। जी जी, नहीं इजाज़त तो एक और कथाकार को हम ले ले। निर्मल कुमार डे काफ़ी उत्साही रचनाकार है, मंच पर है क्या निर्मल कुमार डे जी? चले नहीं, अच्छी बात है। रशीद गौरी जी हैं? चले दोनों नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा समापन का समय हो भी गया था, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय कुमार प्रकाश। हाँ, चलिए, अध्यक्ष महोदय का आदेश है तो मैं अंत में कुमार प्रकाश जी को उनकी लघु कथा ही कहिए या छोटी कहानी, यह तो अभी सुनने के बाद पता चलेगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय का आग्रह है और उनको उनकी रचना बहुत पसंद आई है। तो मैं कुमार प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि वे अलग से यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय कुसुम भट्ट जी के आदेश पर, चूँकि यह अध्यक्षता ही अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि हम इस कार्यक्रम को किस रूप में ले जाएं। तो मैं कुमार प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि आपने वह रचना प्रस्तुत करें जिसे हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी पसंद किया है। धन्यवाद। सर, सब्र का फल मीठा होता है। स्वागत है जी, स्वागत है ना। मैं तो श्रोता के रूप में जुड़ा था और बहुत बहुत आभार मैम का जो मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मैं बतला दूं कि कुमार प्रकाश जी बहुत अच्छे हास्य कवि हैं, कवि तो हैं ही, हास्य कवि हैं, प्रथम लघु कथा है सर, और ये इनकी प्रथम लघु कथा है। हमारा मंच इसके लिए याद किया जाता है कि यहाँ बहुत सारे रचनाकार जो कवि हैं, कथाकार हैं, लेकिन यहाँ लघु कथा कुछ अलग विधा लेकर उपस्थित होते हैं, प्रेरित होकर। तो हमारे यह सौभाग्य है कि आप पहली लघु कथा हमारे मंच पर पढ़ रहे हैं। आपका स्वागत है जी। मेरे लघु कथा का शीर्षक है दो दोस्त। बच्चे खेल रहे थे चौराहे पर, उधर गांव के लोगों के बीच मनमुटाव था। होता भी क्यों नहीं, चुनाव जो था, पर इस चुनाव के तनाव से बच्चों को क्या मतलब था। वो तो मसरूफ थे अपने खेल में। अशरफ और सागर सलीम और महेश के बेटे थे। दोनों बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते आ रहे थे। अब तक जाति धर्म की गांठ इन दोनों के दोस्ती के निश्चल धागे पर नहीं पड़ी थी। तभी अचानक सागर के सिर पर जोर से चोट लग गई। सर फट गया था सागर का। यह देखकर अशरफ बहुत डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अब्बू और सागर के पिता में अरसे से दुश्मनी थी। एक समय वे दोनों भी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, पर एक आम चुनाव के समय दोनों के बीच मजहबी जहर घोल दिया गया था। यह सोचते सोचते अशरफ सागर को अस्पताल लेते आया।
तब तक डॉक्टर साहब भी पहुंच गए। अचानक डॉक्टर साहब बाहर आकर बोले कि खून का रिसाव अत्यधिक हो जाने से सागर की स्थिति काफी गंभीर है, उसे ओ नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत है। तब तक वहां कुछ बुजुर्ग भी पहुंच चुके थे और आपस में ही बातें कर रहे थे कि आज अगर सलीम और महेश आमने सामने हुए तो ना जाने क्या होगा। इन दोनों की लड़ाई कहीं मजहबी दंगों में न परिवर्तित हो जाए। इधर महेश भी अपने बेटे को देखने अस्पताल पहुंच चुका था, पर डॉक्टर की बात सुनकर उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो जानता था कि घर में ओ नेगेटिव ब्लड सिर्फ सागर की मां का ही था, पर वो शुगर की मरीज थी और अस्वस्थ रहने के कारण अपने जिगर के टुकड़े को खून नहीं दे सकती थी। इधर अशरफ अपने अब्बू के पास पहुंच गया था। अशरफ को यह पता था कि उनके अब्बू का ब्लड ओ नेगेटिव है। सीधे जाकर वो अपने अब्बू के पैर पर गिर गया और जोर जोर से रोकर सारी बातें अपने अब्बू को बता दी। इस कदर अपने बेटे को रोता देख सलीम के भी आंखों में आंसू आ गए और वो सारी नफरतें भूलकर अपने बेटे के साथ सागर को खून देने अस्पताल पहुंच गया। एक झलक महेश को देखकर वो कमरे के भीतर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो खून देकर बाहर निकला, तब सागर खतरे से बाहर हो चुका था और सलीम के बाहर निकलते ही महेश हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़ा हो गया। तभी सलीम ने महेश का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और साथ ही साथ उसे डांट भी लगाई और कहा, अरे पगले, मैं तुझसे नाराज था, पर तू तो मुझे मनाने के लिए मेरे पास आ सकता था। उसके बाद गांव में जो कौमी तनाव था वो एक लुप्त हो गया और साथ ही साथ सौहार्द और मजहबी एकता की किरणें समूचे गांव में फैल गई, समूचे गांव में फैल गई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। ये थी मेरी कहानी दो दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार प्रकाश जी। और मुझे वास्तव में आपकी यदि यह कहानी नहीं यहाँ पढ़ी जाती को बढ़ाने वाली बहुत सुंदर रचना, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत जी को भी कहानी पसंद आई। और मैं आपको बतला दूं कि कुसुम भट्ट जी ने आपको यहाँ आमंत्रित करके बहुत अच्छा काम इसलिए किया कि मैं आपकी रचना को पढ़ा नहीं था। मुझे लग रहा था कि कुसुम जी को संदेह था कि शायद लघु कथा है, लेकिन सच पूछे तो यह लघु कथा है भी नहीं, यह लघु कहानी है और आपने कहानी के रूप में ही यहाँ प्रस्तुत हुआ है। और आपकी कहानी को बहुत अच्छा नंबरिंग हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिया था, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लघु कथा के बारे में फिर आप लघु कथा सप्ताह में मैं आपको बतलाऊँगा कि लघु कथा के और क्या तत्व होते हैं। लघु कथा में कई पात्र नहीं होते, कई घटनाएं नहीं होती, आकार से मतलब नहीं होता है। आपकी यह रचना भले छोटी है लेकिन यह लघु कहानी है और लघु कथा के दायरे से मुक्त है। इस प्रकार आप यहाँ जबरन घुसपैठ नहीं किए हैं, बल्कि आपने निश्चित तौर पर आपकी यहाँ पर जगह थी और हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको यहाँ आमंत्रित किया। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि आपकी लघु कहानी पर हमारे अध्यक्ष महोदय 2 मिनट टिप्पणी दें, अंत में सभी चीका निचोड़ लेते हुए। अध्यक्ष महोदय जी, इसके बाद सपना चंद्रा जी सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ, अगर आप माने तो। ये कहानी बहुत अच्छी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अगर आप बड़ी कहें, उसी के अंदर कहानी जो उसके विस्तार के तत्व है और उसको अगर बड़ी बनाएंगे तो ये अच्छी कहानी हो सकती है। धार्मिक सौहार्द की कहानी है। ऐसे कहानी की आज के समय में बहुत जरूरत है। आज जो कहानी सुनाई गई यहाँ पर, ये आज के समय की जरूरत है। ऐसी कहानियां लिखनी चाहिए। जयंत जी की कहानी में डर जैसा लगा कि आजकल ऐसे वो दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो हम चाहते हैं कि ऐसी कहानी मतलब ऐसे सुनने में ये जैसे धार्मिक सौहार्द की है, पर्यावरण पर है, पशु प्रेम पर है। तो ये आज का जो है अच्छा रहा और मुझे भी अच्छा लगा, चाहे मेरे 2 दिन खर्च हुए फिर भी आप लोगों के बीच में अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कुसुम भट्ट जी, अच्छा लगा आप लोग के सहयोग से ही अजय कुसुम भट्ट जी ने अपने व्यस्त समय में जो समय निकाल कर पूरे सप्ताह हम लोग के साथ बिताई, अच्छा लगा। अब मैं चाहूँगा कि आगे भी उनका सहयोग मिलता रहे। मैंने जो कहानी सुनाई है ये इससे है, इस संग्रह से कहानी जेम्स वार्ड की केतली। जी जी, तो आप आपने सुना होगा, इसका नाम एक चर्चित है, ये सबसे पहला संग्रह है। हाँ, अच्छा, हमारी सपना चंद्रा जी मंच पर हैं क्या? सपना चंद्रा जी मंच पर हैं क्या? सपना चंद्रा जी नहीं है। नहीं है। चलिए, अभी
रजनी श्रीवास्तव अनंता जी से ही निवेदन करूंगा कि वे सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें और इस कार्यक्रम का समापन की ओर ले जाए। रजनी श्रीवास्तव जी नहीं है, चलिए मैं ही आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूं जितने भी कथाकार हमारे मंच पर आज समय समाप्त हो गया क्या? जी जी, समय लगभग अब समापन की ओर। आज वैसे हम लोग 15 मिनट विलम्ब से हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी आगे से कि यह विलम्ब भी ना हो। तो आज जो भी रचनाकार जैसे अनिता रश्मि नहीं आई, अनिता रश्मि हाँ कोई बात नहीं है, उससे जगह पर 2-3 नए लोग आगे, यही होता है। तो हो सकता है कुछ व्यस्तता उनकी अपनी हो, लेकिन आज जितने लोग आए वह आज के कथा सम्मेलन को एक यादगार गोष्ठी के रूप में तब्दील कर दिए। कुसुम भट्ट जी के साथ साथ रेणु गुप्ता जी, सपना चंद्रा जी, रश्मि लहर जी, जयंत जी, वर्षा अग्रवाल जी, रजनी श्रीवास्तव, अनंता जी, आप सभी, कुमार प्रकाश जी, आप सभी के प्रति हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आज के कथा सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और लघु कथा सप्ताह की आप तैयारी कीजिए, लघु कथा भी लिख कर आइए और हम निश्चित तौर पर आप लघु कथाएँ पढ़िएगा तो आप पता चल जाएगा कि लघु कथा कैसे लिखी जाती है। और इसमें से जो भी आदमी लघु कथा के लिए अध्यक्ष भूमिका कह दे, कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। अपनी तस्वीर अवसर साहित्य यात्रा में आज पोस्ट कर दीजिएगा। इस सूचना के साथ आज के कार्यक्रम का हम यहाँ समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोगों को समय देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं चाहता हूँ मैं कहानी पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आप लोग पढ़ते रहें। मैं इसलिए जानबूझ कर अपनी कहानी नहीं पढ़ा कि कम से कम 2 लोग और पढ़ सकें। धन्यवाद।